आप लोग कितने लोग हैं? बहुत अच्छा है कि लोग मैडम एक से आपको बैठिए आपको ଆମେ ସାଇନ୍ସର ସବୁଦିନ ଗପିବେ କି ଭଟ୍ଟ ତ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଟ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ପଛରେ ଗପିଲେ ଆଉ ଭଲ ଆସିବ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ଲାଗି ଆସିବ। सभी को नमस्कार। आज हमारा विद्यालय परिवार हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ करने जा रहा है। साथ ही आज एक अच्छा अवसर भी है, हिंदी दिवस। आप सभी को विदित है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया संविधान में। और नहीं हिंदी के हमारे थोड़ा प्रभारी में लगे आप आइए और हम सभी लोगों का यह दायित्व है कि हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार प्रसार में हम अपना सहयोग दें। प्रतिवर्ष विद्यालय परिवार में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं विद्यार्थियों के लिए, साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए। इस वर्ष भी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये 15 दिन 28 तारीख तक चलने वाला जो हिंदी पखवाड़ा होगा, इसमें हम विभिन्न आयोजन करेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप विद्यार्थियों को प्रेरित करें और साथ ही आप भी इन प्रतियोगिताओं में आप हिस्सा लेंगे। आइए आज के हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और मैं आज की जो प्रमुख अभ्यागता है श्रीमती वाई पद्मिनी महोदया से और अपने शिक्षक साथियों से भी निवेदन करूँगा कि वे दीप प्रज्वलन करें। सुरुचि मैडम महापात्र जी। दीप प्रज्वलन इस बात का प्रतीक होता है कि हम समस्त देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं और अंधकार में प्रकाश की ज्योति प्रकाशित करते हुए अपने मन के अंधकार को, अज्ञानता के अंधकार को दूर करें। इस बात से यह प्रतीक होता है और ये हमारे देश की परंपरा रही है
ये दीप प्रज्वलन है, हमारे अंदर आशा, उत्साह, उमंग का संचार भी करता है। हमारे प्रभारी प्राचार्य महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे आज के हमारे प्रमुख अभ्यागता का पुष्पगुच्छ और उत्तरी से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और पिछले वर्ष हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर एक प्रतियोगिता भी हुई थी जिसमें महोदया ने पद्मिनी महोदया ने पुरस्कार भी प्राप्त किया था और ये पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि उनका हिंदी के प्रति प्रेम कितना है। और वो जब भी विशेष रूप से मुझसे जब भी बात करते थे हिंदी में, और हिंदी से वो काफी जुड़ी हुई है। हिंदी भाषा में बात कहना, अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने भावों की अभिव्यक्ति करना, ये हिंदी प्रेम को झलकाता है। आज के इस शुभारंभ के अवसर पर हम विद्या की देवी माँ सरस्वती का आराधन करेंगे। श्री दादी से निवेदन है कि सरस्वती वंदना। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए, प्रगतिवादी कवि हुए हैं और छायावाद के भी वे आधार स्तंभ है। तो उनकी द्वारा रचित वीणा वादनी वाद्य सरस्वती महाभागे विद्ये विशालाक्षी विश्वरूपे विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि कलु सभेदा
प म प ग नि स रे रे स रे रे स रे स ध म प नि नि प म प ग प ध नि ध नि सा सा ग म ध नि ध नि सा ग म ध नि ध नि सा ग म ध नि ध नि सा नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नव के नव विहद वृंद को नव नव के नव विहद वृंद को नव पर नव स्वर दे नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वदे वर दे वीणा वदे वर दे प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे भारत में भर दे वीणा वदे वर दे वीणा वदे वर दे वीणा वदे वर दे वीणा वर दे वीणा वर दे वीणा वदे वर दे धन्यवाद दास जी। इस सरस्वती की आराधना में नवीनता का आह्वान है और साथ ही हृदय के कालुष्य को हमारे आत्मा हृदय में जो दुर्भावनाओं की गंदगी जम जाती है उसे दूर करने की बात इसमें कही गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना। साथियों, हम सबके मन में अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए और जो कि हिंदी भाषा है यह पूरे भारत में बोली जाती है, मात्रात्मक रूप से कहीं ज्यादा कहीं कम, पर इसका प्रचार प्रसार सब जगह है। लोगों की धारणाएं कुछ बनी हुई है कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वहां भी है। कुछ राजनीतिक चीजें होती हैं जिसके कारण से चीजों को अलग रूप दे दिया जाता है। बाकी मेरा तो यह मानना है कि हिंदी दिलों में राज करने वाली भाषा है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं इस भाषा का प्रयोग जरूर करते हैं। अधिकांश जनता के द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता है और यह राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। हम हिंदी से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिका है, ये हम लोग का नैतिक दायित्व भी बनता है, साथ ही भारतवासी होने के नाते भी दायित्व बनता है कि इसे हम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करें, इसे और ऊंचाइयां हम प्रदान करें। और इसी क्रम में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। केवल एक कार्यालयों तक ही सीमित करने वाली भाषा नहीं है। कार्यालय, ध्यान रखिएगा आप सभी, थोड़ा सा आपके मन से एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं और कोई भ्रम हो तो दूर करना चाहूंगा उसे, कि कार्यालयी हिंदी अलग होती है, बोलचाल की हिंदी अलग होती है, साहित्यिक हिंदी अलग होती है, भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। कार्यालयी हिंदी वो थोड़ी कठिन होती है। कार्यालय में जिस प्रकार की हिंदी का प्रयोग किया जाता है,
तो हिंदी के प्रचार प्रसार में थोड़ी सी कमी ये भी मैं मानता हूँ कि कार्यालय हिंदी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि मेरा मानना है कि आम रूप से बोलचाल की हिंदी को हम ज्यादा प्रचारित प्रसारित करें, हिंदी में हम अपनी बात कहें, गलतियों से न डरें। कभी कभी मेरे को साथी कहते हैं, सर उन्हें हिंदी में बात करने में थोड़ा झिझक होती है क्योंकि गलतियां होती है। कोई भी भाषा है, आप जब तक उसका व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, आप उसमें निष्णात नहीं हो सकते, आप भाषागत शुद्धता आप में नहीं आ सकते। कोई भी भाषा, छोटे से उदाहरण से देख लें कि बच्चा भी जब बोलता है तो शुरू में गलतियां होती है उससे, फिर धीरे धीरे वही बच्चा क्या है आगे चलकर वो धारा प्रवाह से भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करने लगता है। तो डरना नहीं है। हिंदी भाषा में आप जैसे भी आपसे हो, कोई हंसी नहीं उड़ाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। वो तो हम लोग हंसी मजाक में हम कहते हैं, आपकी हंसी नहीं उड़ाते हैं, हंसी मजाक में कहते हैं कि हिंदी के अलग अलग रूप पाए जाते हैं और क्षेत्रीयता का प्रभाव हिंदी पर पड़ता ही है, कोई भी अछूता नहीं रह सकता, पर बोलने वाले को इसका पता नहीं चल पाता। मेरी हिंदी में मेरी क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता होगा जिसके बारे में मैं स्वयं नहीं जान पाऊंगा, जो दूसरे सुनते होंगे वो समझते होंगे इस चीज को। भाषा के अलग अलग रूप होते हैं और हिंदी भाषा का महत्व कितना है इसके बारे में प्रकाश डालेंगी प्रथम पारी की स्नातकोत्तर शिक्षिका श्रीमती प्रणति सुबोध महोदय। धन्यवाद सर। हिंदी हमारे देश की आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की तोतली आवाज है। इन्हीं पंक्तियों के साथ हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती वाई पद्मिनी मैडम, पूजनीय प्राचार्य महोदय श्री भूपेंद्र सिंह सर, उपस्थित विद्वान साथियों और घर बैठे निहार रहे अभिभावक वृंद एवं प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा हिंदी हमारे देश की आत्मा है और मैं गर्व महसूस करती हूँ यह कहने में कि हमारी आत्मा के साथ मैं जुड़ी हूँ और हिंदी की शिक्षिका हूँ। किसी भी विचार भावनाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है। तो ऐसी कौन सी बातें हमारे देश के सामने आजादी से पूर्व आई जिसकी वजह से आज भी हम इस द्वंद्व में पड़े हुए हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं। राजभाषा तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में संघ की राजभाषा घोषित कर दी गई। शायद आप लोगों को सबको ये पता है, लेकिन इस निर्णय के महत्व को बरकरार रखने के लिए 1953 से 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है कि इसमें जब भी आपको किसी अन्य भाषा, भारतीय भाषा हो या विदेशी भाषा हो, आप प्रयोग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसमें पूरी आजादी है और कर भी लोग रहे हैं। यहाँ तक कि सीबीएसई ने यह भी कह दिया कि बच्चा यदि जब लिख रहा है उसे हिंदी शब्द पता नहीं है और वो अंग्रेजी शब्द लिख देता है और उत्तर सही है तो आप अंक प्रदान कीजिए, जो पहले नहीं था। तो अब मैं आपको ये बहुत संक्षेप में ले जाना चाहती हूँ कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के पीछे कौन सी ऐसा उद्देश्य है और ये बरकरार रहेगा जब तक हम संपूर्ण रूप से
दिल से, दिमाग से इसे ना अपनाएं। तो आप सबों को पता है कि देश की आज़ादी हमें कितनी मुश्किलों का सामना करके मिली। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो हमारे पूर्वजों की वजह से, उनके त्याग की वजह से, उन तमाम लोगों के जन आंदोलन की वजह से। उस समय राजनीतिकों के पास एक तो विदेशी शासकों से हमारा देश आजाद हुआ था, उनके सामने ये आई कि अनेकता में एकता वाला देश सिर्फ भारत है और इस एकता को कायम रखने के लिए ऐसी कौन भाषा है जिसे सारे लोग समझ सकते हैं और सरलता सहजता से बोल सकते हैं। तो उनका निर्णय हम सब आज भी सहमत होंगे कि ये सही था कि हिंदी ही ऐसी एकमात्र भाषा थी जो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा थी और अन्य राज्यों में इसको आसानी से समझ भी सकते थे। ये सोचकर उन्होंने हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की और आज हम 14 सितंबर हिंदी दिवस और 14 पूरे महीने या पखवाड़े के रूप में हम इसे मना रहे हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा था कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आत्मा को झकझोर दे, जो भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रकट कर दे और बेहिचक होकर अपनी भावनाओं को अपनी भाषा में, चाहे वो मातृभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, राजभाषा हो, दूसरों तक हम किस प्रकार सटीक तरीके से पहुंचा सके। यदि भारतीय भाषाएं नदियां हैं तो हिंदी महानदी है। तो इन तमाम महत्व के कारण हिंदी को अपनाया गया और आज 30 साल पहले जो हिंदी की स्थिति थी आज उसमें काफी सुधार आ चुका है। ऐप भी डेवलप हो चुकी है। इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई भी इस वर्ष से हिंदी माध्यम से शुरू हो जाएगी। तो ये सारे जो कार्य हैं वो देश के राजनेताओं द्वारा और देश के हित के लिए अवश्य है हिंदी भाषा की, इसलिए मद्देनजर रखते हुए इस भाषा को हमारे सामने रखा गया। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपने हिंदी भाषा के महत्व और हिंदी दिवस मनाए जाने के कारणों पर आपने प्रकाश डाला। हिंदी वह माध्यम है जिसने राष्ट्र को जोड़े रखा और इसका प्रचार प्रसार तेजी से हुआ है, बढ़ा है, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। आप विज्ञापन देख लीजिए, सबसे ज्यादा विज्ञापन किस भाषा में है, फिल्में किस भाषा में बनती है, आपको उत्तर अपने आप पता चल जाएगा। और केंद्रीय विद्यालय संगठन तो अपनी विशेष भूमिका निभा ही रहा है हिंदी के प्रचार प्रसार में। प्राथमिक विभाग से ही विद्यार्थी है वो हिंदी से जुड़ जाता है और धीरे धीरे उसकी हिंदी का ज्ञान है विद्यार्थी का, चाहे जिस भी क्षेत्र का वो रहने वाला हो, उसमें हिंदी ज्ञान बढ़ने लगता है। आज के इस हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा के शुभारंभ के अवसर पर मैं आमंत्रित करूंगा बड़े सम्मान के साथ श्री पी महापात्र जी को, मुख्य अध्यापक, कि वे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। सर। सम्मानीय पूर्व पक्ष प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, प्रथम बारी की स्नातकोत्तर शिक्षिका महोदय और द्वितीय पारी के
स्नातकोत्तर शिक्षक, विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं इस पावन अवसर पर हिंदी के बारे में कुछ वक्तव्य रखने जा रहा हूं। मैं हिंदी भाषा क्षेत्र से आता हूं, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि मेरा जितना सारा वक्तव्य है उसमें पूरा का पूरा हिंदी में मैं कुछ आप लोगों को बोलूं। प्यारे बच्चों, पूरे भारत में करीब करीब 25.8 करोड़ जो लोग हैं वो हिंदी को बोलने में, लिखने में एवं अपने दैनंदिन जो कार्य है, दिनचर्या है, उसमें हिंदी का व्यवहार करते हैं। करीब करीब 60 करोड़ ऐसे लोग हैं भारत में और विश्व में जो हिंदी को बोलचाल की भाषा में अपने दैनंदिन कार्य में व्यवहार करते हैं। अब आप बोलेंगे कि भारत को छोड़ के कहीं दूसरे जगह में लोग हिंदी बोलते हैं या उसका अपने दैनंदिन कार्य में व्यवहार करते हैं क्या? हाँ, ऐसे देश हैं जैसे कि फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम और नेपाल। इन देशों में हिंदी को बोलचाल की भाषा में ये लोग व्यवहार करते हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी का स्थान पूरे विश्व में द्वितीय, दूसरा स्थान प्राप्त है। संवाद के माध्यम जो है, इसमें हिंदी का स्थान है पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। जैसे कि मैडम बोली, उसमें 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखा जाने वाला हिंदी को राजभाषा बनाया था। लेकिन कुछ दूसरे हिंदी भाषी क्षेत्र के चलते इंग्लिश को हम जो दैनिक कार्य में व्यवहार करने के लिए हम उसको मान्यता दिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम हिंदी का व्यवहार किए। उस दिन से लेकर संस्कृत जो है वो प्राचीन भारत का संपर्क का भाषा था, लेकिन आधुनिक जो भारत का जो संपर्क का भाषा है हिंदी। आजकल कोई अपने इलाके में सीमित नहीं रहा है, तो कम से कम जो लोग यहाँ के हैं वो दूसरे जगह जाते हैं, तो जो बोलचाल का भाषा होना चाहिए, जो संपर्क का भाषा होना चाहिए, वो हिंदी है भारत में। हम दूसरे जगह जाते हैं, कई सारे 3 तरह के भाषा जो है हम पूरे विश्व में उसका व्यवहार करते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं अंग्रेजी जो फ्रांस का जो लैंग्वेज होता है और स्पेन का, ये तीनों विश्व में व्यवहार करते हैं। लेकिन भारत में कम से कम हम सभी लोग और केंद्रीय विद्यालय के जितने सारे शिक्षक हो, चाहे बच्चे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में या घूमने जाने में हमको भारत के दूसरे हिस्से में हमको जाना पड़ेगा और उस जगह उस समय हमें हिंदी का व्यवहार हम कर सकते हैं बातचीत करने के लिए। इसमें हमारा काम हो सकता है। तो इसलिए हिंदी का हम लोग व्यवहार ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उसका प्रचार प्रसार के लिए कोशिश करेंगे, ताकि दूसरे इलाकों से दूसरे इलाके में जो हमको या दूसरे लोगों को कभी कभार
हिंदी बोलने में, ज्यादातर दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनके साथ हिंदी बोलने में या उसमें जो परेशानियां होता है उससे छुटकारा मिल सके। तभी हम बोलेंगे क्या दक्षिण भारत में जितने लोग हैं वो क्या उनमें हिंदी का इतना ज्यादा प्रसार हुआ नहीं है? हाँ, हुआ है, लेकिन आंचलिक जो भाषा है उसका दबदबा हर जगह रहता है। पुराने जमाने से हम बोलेंगे क्या दक्षिण भारत के कोई ऐसे विद्वान नहीं है जो कि हिंदी का विकास के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए उनका कुछ योगदान रहा है? हाँ, वो दक्षिण भारत में आप देखेंगे या पूर्वी भारत में देखेंगे, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र जो बंगाल से आते हैं, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, सुब्रमण्यम आयर, कस्तूरी रंगा, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, उस जगह से भी जहां हिंदी का इतना प्रचलन नहीं है, उधर के विद्वान जो है पुराने जमाने से उनका योगदान भी हिंदी के विकास के लिए रहा है। तो कभी बोला जाता है कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ 1857 जो है, आप बोलेंगे जो पहली स्वतंत्रता आंदोलन था उसका जो विफल होने का कारण क्या है? कई सारे कारण होंगे, उनमें से प्रमुख है कि उनका संपर्क का भाषा हिंदी ना होना। वो जब एक दूसरे के साथ संपर्क करते थे उनमें जैसे बोलते थे कि कभी हिंदी संपर्क भाषा न होने के कारण समझने में, जैसे कि हम बोलते हैं जो उनके साथ जो समन्वय रखने में असुविधा हुआ, ये एक प्रमुख कारण है। आप देखेंगे 1857 में जहां पेशवा और जहां झांसी, ये दूसरे कई सारे जंगल में, यहाँ संबलपुर से, हमारे उड़ीसा के संबलपुर में भी कुछ हुआ था, कई सारे इलाके में जो हुआ था, इनमें समन्वय के अभाव क्यों हुआ? क्योंकि एक भाषा नहीं था, हिंदी नहीं था, वो एक प्रमुख कारण है। तो हिंदी माध्यम से साहित्य और कला के बारे में हमारे देश में आप जानते हैं जो संस्कृति है, हर जगह अनोखे है। हम देखेंगे दक्षिण प्रांत से जो संस्कृति है, नए चीज के बारे में हम कैसे जानेंगे? क्योंकि वो भाषा अलग है। हम इसको पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? उसके लिए एक भाषा होना चाहिए, उसका अनुवाद होना चाहिए हिंदी, तभी हम समझ सकते हैं। इसीलिए पूरे राष्ट्र में एक भाषा होना चाहिए ताकि जो साहित्य और कला के बारे में हम जान पाए, हमारे पुराने जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, उसके बारे में जान पाए, हम उसमें उन्नति कर सके। इस जमाने में जो 21वीं सदी है, इस जमाने में हम क्या कर सकते हैं? दूसरे जगह से जो ज्ञान है उसको हम जान जाएंगे जल्दी से जल्दी, तो हम उसके ऊपर और ज्यादा कर सके कुछ काम। वही चीजों को बार बार जो है उसमें उसका जो है, हो सकता है उधर कुछ नया चीज हुआ है, नया ज्ञान है, जो वो ज्ञान को हमें अगर जानकारी मिल जाए तो हम उसके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने की कोशिश करें। वही चीज को बार बार क्यों दोहराएं? हो सकता है उस जगह में जो है ज्ञान उसको हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, हम भी तरक्की कर पाएंगे। हिंदी का प्रसार जैसे हुआ स्वाधीनता के दौरान, कुछ हुआ, तो उसमें क्या हुआ? हम सबको हिंदी ने ही एकजुट किया। अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध हुआ, जो कुछ हुआ, उसके लिए हिंदी ही हमको एकजुट किया। भारत के दूसरे प्रांत के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए हिंदी के चलते, तो हिंदी हमको एकजुट किया। भक्ति आंदोलन जो था, जो इतिहास के हैं, जैसे कि उसमें रामानंद वल्लभाचार्य दक्षिण से आते हैं, वो भी
उनका भी योगदान जो रहा वो दूसरे लोगों को जो समझा है वो भाषा था हिंदी। तो आप बोलेंगे कि सर वो दक्षिण में जो है तेनालीरामन, आप सुने होंगे तेनालीरामन, तो वो दक्षिण में है तो वो उनका जो भाषा है वो तो अलग है। क्या वो उस समय अगर हिंदी में होते तो हम लोग बहुत जल्दी उनके बारे में जान जाते। तेनालीरामन का भी एक है चिड़िया का पर, एक है जो कि तेनालीरामन का ही लिखा हुआ है। तो चिड़िया का पर एक ऐसा है जो कि तेनालीरामन का है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव कई भाषाओं के ज्ञाता थे। मुझे जितना याद है कम से कम 13 भाषाओं का ज्ञान उनका था, इतने बड़े विद्वान थे वो। तो इसीलिए हम लोगों को कम से कम हम लोग 3 भाषा जानते हैं, अंग्रेजी, हिंदी और हमारा जो आंचलिक भाषा है। वो 3 भाषाओं का ज्ञान करीब करीब सबको होता है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके और भी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, भले ही वो आंध्र के थे लेकिन उनका जो विद्वता हिंदी में बहुत ज्यादा था। ऐसे तो 13 भाषाओं के ज्ञाता वो थे लेकिन हिंदियों में उनका जो ज्ञान है बहुत ज्यादा था। दक्षिण में हम जानते हैं उनका आंचलिक भाषा के अलावा संस्कृत के बहुत सारे शब्द होते थे, संस्कृत का ज्ञान भी उनको है। लेकिन आजकल हिंदी में भी वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं हिंदी में उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए। वो लोग हिंदी समझते हैं। मैं जब घूमने गया था एक समय दक्षिण में, कई सारे लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी समझते हैं। हो सकता है आप बोल सकें जो गाइड होते हैं जो वो लोग समझते हैं, नहीं, कई सारे लोग हिंदी समझते हैं, लेकिन जो व्यवहार का भाषा है उनका आंचलिक भाषा ही है। इसीलिए हमको ऐसे लगता है कि ये लोग हिंदी समझते नहीं है या हिंदी का प्रचार प्रसार वहां हुआ नहीं है। हाँ, उधर हुआ है। भाषा कई सारे हैं। सोच लीजिए हमारे उड़ीसा में कई सारे भाषा है, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या होता है, जो लिपि है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो लुप्त हो जाता है, धीरे धीरे मिट जाता है। ये जो बोलते हैं कि धीरे धीरे जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है, इसमें कई सारे धीरे धीरे मिल जाता है। भाषा लिपि धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, मिलकर एक भाषा हो जाता है। अब देखिए कई सारे हमारे उड़ीसा के जो है पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में जो है वो सब धीरे धीरे विलुप्त होकर एक आ गया है उड़िया, और वो लिपि, ये आंचलिक भाषा है। और मुझे लगता है हो सकता है आगे समय के साथ साथ आंचलिक भाषा की जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और एक ही भाषा रह जाएगा। एक ही भाषा का व्यवहार हर जगह होने लगेगा। तो और एक ही भाषा का वो एक ही भाषा कौन हो सकता है, वो है सबसे ज्यादा लोग बोलने वाला भाषा, और वो है हिंदी। तो हिंदी का प्रभाव, हिंदी का प्रचार धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो 3 भाषाओं का मैंने जैसे बोला कि 3 भाषाओं का ज्ञान सभी को होता है। जैसे कि आंचलिक भाषा है, बच्चा जन्म से उसको व्यवहार करता है, हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी को बोलने में बहुत सहज होता है। आप हम लोग जो छोटे बच्चों के साथ कई समय बिताते हैं प्राथमिक कक्षाओं में, उसमें देखा गया है वो अपना आंचलिक भाषा, सोच लीजिए यहाँ उड़िया है और दूसरे जगह में, उसके बाद हिंदी को सीखने में उसको आसानी होता है इंग्लिश के मुकाबले। तो इसीलिए हिंदी बहुत सहज है। हमें लगता है बच्चा तुरंत उसको हिंदी को तुरंत व्यवहार करता है, तुरंत उसको समझ जाता है और उसके लिए वो आसानी होता है, जो आसान होता है। अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या है, बच्चों को समझना चाहिए। कई सारे कोशिशें हुआ है, लेकिन अंत में क्या निकला, अंत में ये निकला कि बच्चों का समझदारी जो है उसमें अगर आप समझाए उनको अगर वो अंडरस्टैंडिंग है, तब जाके शिक्षा नीति सफल है, शिक्षा सफल है। अगर समझना नहीं है उनको, आप कितना भी उनको
अंग्रेजी सिखा लीजिए, दूसरे भाषा सिखा लीजिए, लेकिन वो अगर नहीं समझेगा तो वो गणित कैसे करेगा, वो दूसरे जो लैंग्वेज है वो कैसे करेगा, वो ईवीएस कैसे करेगा। सबसे पहले समझना, और वो किसमें समझ सकता है। और केंद्रीय विद्यालय में जहाँ की आंचलिक भाषा का व्यवहार ज्यादा नहीं है तो बच्चा समझ सकता है, वो भाषा हो सकता है हिंदी। तो इसीलिए हिंदी का व्यवहार ज्यादा करना चाहिए। और एक चीज है, हम बोलते हैं गांव के जो कन्याएं में एक कहावत है, वो कहावत में कन्याओं में कई सारे गुण अगर हो तो भी अगर गांव की है तो उसका आदर नहीं होता है, ऐसा एक कहावत है। अगर जो आसपास की है उसमें कई गुण होने के बावजूद हम उसके आदर नहीं करते, तो हो सकता है ये कारण हो कि हिंदी हमारे गांव की भाषा है, वो बोलचाल की भाषा है, इसीलिए हम उसका आदर नहीं करते हैं। और विदेशों की जो भाषा है उसको हम चाव से सोचते हैं, नहीं हम थोड़ा अलग दिखे दूसरों से, इसीलिए शायद अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं। लोग सोचते हैं कि कहीं अगर हम अंग्रेजी और दूसरे भाषा का व्यवहार करेंगे हमको लोग विद्वान मानेंगे। नहीं, विद्वान तभी हो सकता है, एक को बोला जा सकता है जिसमें उतना ज्ञान है। अगर थोड़ा बहुत कहीं विदेशी भाषाओं को बोलने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है। तकनीकी क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत सारे उन्नति किए वाले जो उन्नति किए हैं वो देश है चाइना, जापान, रसिया, 3 देश है। कोई बोल सकता है अगर हम विदेशी भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा तकनीकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो 3 देश ऐसे हैं जैसे कि चाइना है, जैसे कि जापान है, रसिया है, वो तकनीकी क्षेत्र में आगे हैं, वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन क्या वो विदेशी भाषाओं का व्यवहार करते हैं? नहीं करते हैं। वो अपने आंचलिक भाषा का व्यवहार करते हैं और तब भी तकनीकी क्षेत्र से बहुत आगे हैं, हमसे आगे हैं। जितने अंग्रेजी बोलने वाले देशों से भी आप बोल सकते हैं आगे। तो तकनीकी डेवलपमेंट के लिए विदेशी भाषाओं का जरूरत है ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम बोले कि समझदारी की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो इसीलिए हम हिंदी को व्यवहार करके भी अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैडम बोली अभी कुछ देर पहले कि आजकल इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में भी हिंदी का व्यवहार करता है। उसमें जो है बच्चा जो है वो अपने आप को सहज महसूस करेगा, समझने में, व्यवहार करने में। आप देखेंगे तभी उससे नई चीज निकल कर आएगा, नया तकनीक निकल कर आएगा। इसीलिए हमको हिंदी का व्यवहार करना चाहिए। अंत में मैं एक चीज बोलूंगा, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आप जानते हैं, बहुत बड़े कवि हैं, आप विद्वान भी उनको बोल सकते हैं। तो उनका एक वक्तव्य है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को का मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न यो ओसु। ये ऐसा एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो कवि है और उनका ये वक्तव्य है। इसीलिए अपने निज भाषा का उन्नति करना चाहिए। और वो निज भाषा धीरे धीरे, मैंने जैसे बोला, धीरे धीरे भाषाओं का मिलान होता जाएगा और अंत में हो सकता है भारत में हिंदी ही रहे। और वो हिंदी का उन्नति हमें अब से कोशिश करना चाहिए। तो आज हम ये शपथ लेंगे हिंदी दिवस में कि हम अपने घर में, अपने विद्यालय में, अपने आसपास में हिंदी का ज्यादा व्यवहार करेंगे और हिंदी का प्रचार और प्रसार के लिए कोशिश करेंगे। आज के लिए, अब के लिए मेरे तरफ से इतना ही। धन्यवाद सबको। धन्यवाद महापात्र जी। आप सभी ने महापात्र जी को सुना और सुनते हुए क्या ऐसा लगा कि वो
हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है। पूरी शुद्धता के साथ उन्होंने प्रयोग किया है। मैं ध्यान से सुन रहा था, दशमलव और हिंदी के अंकों को भी उन्होंने पूरी शुद्धता के साथ ही प्रयोग किया है। देखो कई बार तो होता यह है कि कई होते हैं कि जिन्हें 20 के बाद हिंदी की गिनती नहीं मालूम। एक बार मैं कक्षा में पढ़ा रहा था, एक विद्यार्थी ने ऐसे ही प्रयोग किया कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 क्या है? 1947 बोलो बेटा या 1947 बोलो? तो उसने कहा सर वो 20 के बाद हिंदी नहीं मालूम सर, हिंदी में गिनती। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। उन्होंने पूरी तरह से हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला है और 2-3 बातें उन्होंने जो कही है उस पर मैं स्पष्ट कर दूं। दक्षिण भारत में वास्तव में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है और वहां पर हिंदी का अपेक्षित प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, उसके कुछ अपने कारण है। उत्तर भारत की समस्त भाषाएं आर्य भाषा परिवार है और दक्षिण भारत की समस्त भाषाएं हैं जो 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तो इसमें थोड़ी भिन्नता है। इसीलिए एक उत्तर भारतीय व्यक्ति है, अगर हिंदी जानता है या अपने क्षेत्र की भाषा जानता है तो वो हिंदी आसानी से सीख लेगा या दूसरी भाषाएं आसानी से सीख लेगा, और दक्षिण भारत की भाषाएं नहीं सीख पाएगा आसानी से। बिल्कुल उसी तरह की बात होती है दक्षिण भारत में जो बोलने वाला है वो उत्तर भारत की भाषा सीखने में उसे तकलीफ होती है। ये उसी प्रकार का संबंध है जैसे सगी बहनें एक दूसरे से मिलती जुलती सी होती हैं, पर फुफेरी चचेरी बहनें वो उतनी सिमिलर, वो साम्यता उनमें नहीं होती है। और हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी भाषाओं का पोषण करती है। इसकी लोच बताती है कि किसी भी भाषा को दूसरी बोली को भाषा को मरने नहीं देती। अंग्रेजी से हमारा कदापि विरोध नहीं है, मैं बार-बार मैं कहता हूं और आज भी मैं कहना चाहूंगा, किसी भी भाषा से हमारा कोई विरोध नहीं है। हिंदी को जो महत्व मिलना चाहिए वो महत्व से मिले बस। और जो हिंदी जानने वाला है उसे कमतर न आंका जाए। अगर वो अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में वो निपुण नहीं है तो उसे कम न समझा जाए। तो हिंदी का महत्व, हिंदी भाषी का महत्व, हिंदी बोलने वाले का महत्व बढ़े, हम ये चाहते हैं। और हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता यही है, लोचपन है। आप देखिए विभिन्न भाषाओं के शब्द उसमें ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। आप अंग्रेजी शब्दों का बहुतायत रूप से प्रयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं आसानी से। आप इसे विपरीत करके देखिए, आप अंग्रेजी में आप बात कीजिए और उसमें हिंदी शब्दों का प्रयोग करके देखिए। आप कुछ शब्दों को छोड़कर बाकी आप नहीं प्रयोग कर पाएंगे। कुछ शब्दों को तो अंग्रेजी को लेना पड़ा है, लाठी, घेराव, ऐसे शब्दों को कुछ लेना पड़ा है। पर जिस प्रकार से हम हिंदी का प्रयोग करते हुए हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर अंग्रेजी प्रयोग करते हुए हिंदी शब्दों का प्रयोग संभवतः नहीं कर पाएंगे। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है उसका लोचपन। अरबी, फारसी, उर्दू वो सब शब्दों इसमें आसानी से आ जाते हैं। पुर्तगाली शब्द है, फ्रेंच के शब्द है, जापानी शब्द है, सब इसमें आते हैं शब्दों का। हम इतनी सरलता से प्रयोग करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये शब्द विदेशी शब्द है। ये इसका लोचपन है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त महोदय ने इस अवसर पर अपील की है, मैं उस अपील का पठन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। किसी भी राष्ट्र की महानता, अस्मिता, गरिमा एवं आदर्शों की सही पहचान उस देश की भाषा, विशेषकर राजभाषा से होती है। कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा में जीता है, संवाद करता है और प्रगति करता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा हिंदी निसंदेह अपने बल पर, अपने गुणों और अपनी उपयोगिता के आधार पर सब जगह व्याप्त है। इसकी अपूर्ण भाषा शक्ति की संपन्नता को सहज में ठुकराया नहीं जा सकता। हिंदी आज ठोस और संतुलित कदमों से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए इस अवसर पर हम अपनी निष्ठाओं और कर्तव्यों को पुनः स्थापित करते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन में विगत वर्षों की भांति
इस वर्ष भी सितंबर महीने में हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाए। हमारे लिए यह भी अत्यंत गर्व का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हिंदी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और अनेक मदों पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। तथापि कुछ मामलों में हम अभी भी निर्धारित लक्ष्यों से कुछ दूर हैं। अतः आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप राजभाषा संबंधी संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार अपना कार्यालयी कार्य पूर्ण निष्ठा, लगन एवं प्रेम पूर्वक राजभाषा हिंदी में न केवल स्वयं करें अपितु अपने अन्य सहकर्मियों को भी प्रेरित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ 14 सितंबर हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निधि पांडे आयुक्त। ये उनकी अपील है आप सभी से। ये अपील उनकी मैंने आप तक पहुंचा दी है और मैं बड़े सम्मान के साथ आज की प्रमुख अभ्यागता श्रीमती वाई पद्मिनी महोदय को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। सुप्रभात मित्रों, सर्वप्रथम हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सभी को। माननीय प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 श्री भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रधान अध्यापक श्री पी.के. महापात्रा जी, प्रथम पारी के राजभाषा के प्रभारी श्रीमती प्रणति सुबुद्धि, द्वितीय पारी के प्रभारी श्री आर.के. दुबे जी, सभी विद्वान प्रिय शिक्षक साथियों एवं घर में उपस्थित और देखने वाले सभी प्यारे बच्चों एवं अभिभावकों, ये आज हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। हर साल आता है पर्व की तरह, आइए इसको मनाते भी हैं पर्व की तरह और हिंदी को जितना हो सके हम इसको आगे बढ़ाएंगे और केंद्रीय विद्यालय ही सबसे बड़ा माध्यम है इस हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा भी करने के लिए यही काम कर सकता है। केंद्रीय विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी ऐसी भाषा है जो सभी भाषा बोलने वालों को जोड़ती है, सभी भाषाओं को जोड़ती है, सभी लोगों को जोड़ती है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये भाषा में बहुत अपनापन है। इसमें जब हम बोलते हैं तो हम बहुत अपनापन महसूस करते हैं और ये भाषा बहुत ही सरल है, समझने में और बोलने में भी बहुत सरल है। यह भाषा सरल है, मृदुल है और इसमें बहुत ही मिठास है, तभी तो हिंदी कुछ खास है, तभी तो हिंदी कुछ खास है। और जिस देश की, किसी भी देश की उन्नति होती है उसके राष्ट्रभाषा, उसके राजभाषा से। भाषा, राजभाषा में अगर राजभाषा ही ये देश की भक्ति है, इसमें जो शक्ति है वही असली देशभक्ति है। और आइए हम इसी प्रकार हर साल इसको पर्व की तरह मनाएं और पखवाड़ा हो या पूरा माह हो, हिंदी में ही बोलते रहें, इसका प्रचार करें, इसका प्रसार करें, प्रचार करें और इसको ज्यादा से ज्यादा बोलें और पूरे विश्व में इसके मिठास को घोलें। मैं कुछ लिख कर लाई हूँ, बहुत दिन के बाद मुझे कुछ कहने का मौका मिला है, तो कृपा करके सुनिएगा। पहला थोड़ा सा दुखी है, कोरोना है और बाद में आपको अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि हर जगह हमको होना है सकारात्मक, नकारात्मकता अपने दिल से दूर कर देना है। आइए सुनते हैं कोरोना का जो पहला पहलू है, सबने देखा है। कोरोना 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 पूरे विश्व में अब भी है खौफ कोरोना। कितनी जिंदगियां चली गई, कितने अपनों को हमने खो दिया, कितने घर बिखर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। यह तांडव करेगा कब तक? यह तांडव करेगा कब तक?
कोई दवा नहीं बनी है अब तक, कोई दवा नहीं बनी है अब तक। यह वायरस रूप बदल कर आता है, पहले से ज्यादा बलवान हो जाता है। तीसरी लहर के बारे में बात हो रही है, तीसरी लहर के बारे में बात तो हो रही है, ये तो ईश्वर ही जानता है कि क्या सही है। दुख ही दुख कई लोगों की जिंदगी में, जिंदगी जैसे थम सी गई, दूरियां बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, आमदनी घट गई, दर्द कई गुना बढ़ गया, खुशियां फिर भी घट गई, कई लोगों की नौकरियां चली गई, मजदूरों के रोटी कमाने का जरिया भी बंद हो गया, किराए के मकान छूट गए, किराए के मकान छूट गए। मौका का फायदा उठाकर कुछ लोग पैसा, धंधा, घर द्वार लूट गए, रिश्ते छूट गए, आशियाना छूट गए, परंतु नहीं छूटा तो वो है कोरोना। नहीं छूटा, आप मानते इस बात को कि नहीं छूटा तो वो है कोरोना। न जाने कब पड़ेगा, न जाने कब तक पड़ेगा रोना, न जाने कब तक पड़ेगा रोना। दूसरा पहलू देखिए, अच्छा लगेगा आपको, मन को शांति मिलेगी, मजा भी आएगा सुनने में। कोरोना काल में लोग बहुत कुछ सीख गए, यस और नो? हाँ ना, बहुत कुछ सीख गए। काम नए तरीके से करना, पुरानी चीजों को बदलकर कुछ नया करना, अपने आप को स्वस्थ रखना, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना। आधुनिक हो गए अब तो बच्चे भी, आधुनिक हो गए हैं अब तो बच्चे भी, घर से ही पढ़ाई करते हैं, दोस्तों से दूर अकेले ही रहते हैं। वैसे कोरोना की दया से पढ़ाई में काफी कटौती हो गई, लेकिन पास होने के मौके बहुत बढ़ गए, पास होने के मौके बहुत बढ़ गए हैं। जो विद्यार्थियों को दुख था कि शिक्षक बहुत सख्त हैं, पास होना मुश्किल है, वही बच्चे अब इतना खुश हैं, वही बच्चे अब इतना खुश हैं कि कोरोना में तो फेल होना जैसे नामुमकिन है। सभी दफ्तर वाले प्रायः घर पर ही तनख्वाह पा रहे हैं। दफ्तर जाने का मन हो तो जा रहे, दफ्तर जाने का मन हो तो जा रहे हैं, अगर जाने का मन हो ना हो तो कोरोना के नाम से बचाव भी कर रहे हैं। कोरोना की वजह से छुट्टियां इतनी हो गई कि अब लोग ऊब गए हैं छुट्टियों से, बच्चे घर पर रहकर थक गए, माँ बाप इनको सहकर थक गए। कब जाएगा ये कोरोना दुनिया से, कब वापस आएगी साधारण जिंदगी फिर से? चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हैं। अच्छे दिन जरूर आएंगे, जल्द स्कूल कॉलेज दफ्तर खुल जाएंगे और हम सभी खुली हवा में सांस ले पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जी जाएंगे। जय हिंदी, जय हिंद। काव्य की सरसता खोलते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने जिस प्रकार से कविता लिखी है, कोरोना के दोनों पहलू पर उन्होंने प्रकाश डाला अपनी कविता के माध्यम से। एक है उसका अंधकार पक्ष, तो दूसरा उसका उज्ज्वल पक्ष भी है, सिखाया है। और हम लोग भी जब विद्यार्थियों से बात करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो विद्यार्थी कहते तो हैं कि सर ऑनलाइन में उतना मजा नहीं है, पर जैसे उनसे ये प्रश्न किया जाता है कि आप ऑनलाइन परीक्षा देना चाहेंगे कि ऑफलाइन, तो विद्यार्थी मुस्कुरा पड़ते हैं। तो मुस्कुराहट में बहुत सारी चीजें छिपी रह जाती है और हम लोग समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अभी विद्यालय की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि कौन कौन विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाएं करने के लिए इच्छुक है, अपने अभिभावकों से सहमति पत्र ले आए, अनुमति पत्र ले आए। तो बहुत सारे विद्यार्थी उसमें ये कह रहे हैं कि अपने घर वालों को ही मना कर देते हैं। उनके मन में ये डर बैठा हुआ है कि अगर हम ऑफलाइन कक्षाएं जाने लगेंगे तो हमारी परीक्षाएं भी ऑफलाइन होनी चालू हो जाएंगी और उसमें जो यांत्रिक सुविधा है वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। यांत्रिक सुविधाओं के कारण जो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उससे वो वंचित रह जाएंगे। पर सीबीएसई भी है, देखिए उसने भी पूरी इस बार की योजना बना रखी है और उसने पूरे अपना दृढ़ प्रतिज्ञा है सीबीएसई भी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी ही, क्यों ना बोला एक ही हो।
पर इस बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। खैर ये अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई चीजें हैं। और महोदया ने कविता के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि उनका हिंदी प्रेम कितना गहरा है, और जब भी ऐसा अवसर आता है वो खुद हिंदी कविताएं वो लिखती हैं और बताती भी हैं, हमें पढ़कर सुनाती भी हैं। तो आप लोग में से भी कुछ लोग आज उनके व्यक्तित्व के एक नए पहलू से आप परिचित हुए होंगे। पद्मिनी मैडम के सानिध्य में उन्होंने कार्य किया है, पर वो हिंदी कविताएं भी लिखती हैं। हो सकता है हमारे कुछ साथी न जानते हो, तो वो आज उनके व्यक्तित्व के नए पहलू से, उनके काव्यात्मक प्रतिभा से भी वो आज परिचित हुए होंगे। हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ हो रहा है, और आज के इस अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करें, हम हिंदी के प्रचार प्रसार में सहयोग करेंगे। और प्रतिज्ञा वाचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एल महाराणा जी को। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अब प्रतिज्ञा की अवस्था में खड़े होंगे। साथ ही जो आभासी माध्यम से वर्चुअल मोड के द्वारा जो जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे आज के अवसर पर वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिज्ञा लें। महाराणा जी। सभी को नमस्कार और सुप्रभात। राजभाषा प्रतिज्ञा सभी ले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने गुणात्मक नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइस से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। धन्यवाद। जिन साथियों को ऑनलाइन कक्षाएं लेनी हो वे जा सकते। पद सम्मान कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। श्री भूपेंद्र सिंह का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि उनका उद्बोधन है और उसके पश्चात आभार प्रदर्शन के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा।
नई शिक्षा नीति में मातृभाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ बहुभाषिकता को भी महत्व दिया गया है। इसीलिए आप देखिएगा कि हिंदी की पुस्तकों में कुछ आंचलिक भाषा के शब्द वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। कक्षा 12वीं में भी हम लोग हिंदी पढ़ाते तो उसमें दूसरी भाषाओं के उनकी रचनाओं को हिंदी में अनुवाद करके भी प्रस्तुत किया गया है, ताकि समझ सके कि दूसरी भाषाओं में किस प्रकार से लिखा जा रहा है और उसके कुछ मूल शब्दों को जो को त्यों स्वीकार किया गया है। जैसे मराठी में खेती के लिए मड़ा इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया, वो उसको वैसे का वैसे स्वीकार किया गया है। जो इलाहाबाद के आसपास जो क्षेत्र में जो आंचलिक भाषा का प्रयोग आंचलिक अवधि का जैसे प्रयोग किया जाता है, वैसे हमारे एक अध्याय में जो हमारा स्वीकार किया गया भक्ति नामक अध्याय में। तो इससे ये पता चलता है कि अंचल विशेष के जो शब्दावली है उसको भी हिंदी में समाहित किया जाए, और ताकि लोग दूसरे क्षेत्र के लोग भी उस प्रकार के भाषा के रूप को देखें और वो अपने क्षेत्रीय भाषा से उसकी साम्यता को स्वीकार करें, आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी भाषाएं होती है या ऐसी पंक्तियां होती है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुभाषिकता को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और प्राथमिक कक्षा में भी इस प्रकार के शब्द बहुत ज्यादा बहुतायत रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं आजकल। और जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदी भाषा में लोच होती है, जैसे ओडिया शब्दों में भी बहुत सारे शब्द हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, बस उच्चारण का अंतर हो जाता है। जैसे आपको बता दूं दरकार शब्द है, ये हिंदी का शब्द भी नहीं है, ये ओडिया का मूल रूप से शब्द नहीं है, ये उर्दू शब्द है दरकार। अब हिंदी में समाहित हो गया है, हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं दरकार, और ओडिया में भी प्रयोग किया जाता है। जब मैंने पहली बार सुना तो मैं तुरंत उसका अर्थ समझ गया, क्योंकि हिंदी में भी उसी अर्थ में। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंचल विशेष में दूसरे अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको बताऊं, उड़िया से ही संबंधित शब्द बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत उड़िया जानने लगा हूँ, बोलने लगा हूँ, इसलिए व्यस्त। हमारे हिंदी में व्यस्त मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा किसी काम में डूबा है ना, बिजी जो इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर व्यस्त मतलब क्या हो जाता है? परेशान। क्या कहते हो वैसे हो चुके, क्यों इतना परेशान हो रहे? व्यस्त यहाँ परेशान के लिए। आज्ञा, यह एक आदर सूचक शब्द है जो हिंदी में जी प्रयोग करके होता है। जैसे बड़ा कोई संबोधित करता है जी जी, अंग्रेजी में बोलते हैं यस यस या। तो यहाँ पर आज्ञा, आज्ञा हमारे में आज्ञा मतलब होता है जब बड़ा छोटों को एक कोई चीज के लिए कहने के लिए निवेदन जैसा करता है, तो उसे कहते हैं आज्ञा। जैसे छोटा है वो विनम्रता व्यक्त करने के लिए प्रयोग करेगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात कहूं। तो इस प्रकार जो शब्द एक ही शब्द है, वो अलग अलग भाषाओं में कुछ अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। पर यदि उस शब्द से परिचित है तो आप दूसरे अर्थ को भी जल्दी समझ जाएंगे, आप भाषा से जुड़ेंगे तो। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा हिंदी का किसी भी भाषा विशेष से विरोध बिल्कुल भी नहीं है, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का सीखें, प्रयोग करें, कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। मैं खुद भी प्रयास करता हूँ कि भाषा शिक्षक होने के नाते जब असम में था थोड़ी बहुत असमिया सीख किया था, छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ी मुझे आती ही है, और केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ने से थोड़ा अंग्रेजी भी समझने लगा हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं समझ पाता था। और हिंदी तो मेरी पारिवारिक भाषा रही है। मेरे दादाजी ने अपने समय में हिंदी किया था, मेरे पिताजी भी हिंदी के प्राध्यापक थे, उन्होंने भी PhD प्राप्त की थी हिंदी में। तो मेरे बड़े चाचा हैं, उन्होंने भी MA हिंदी की हुई है। मेरे भाई ने, उसने भी BA में हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ था, और मेरी बहन उसने भी। तो एक प्रकार से मैं उसे अपने से अलग भाषा मानता ही नहीं, हमारे परिवार से जुड़ी हुई भाषा है। हमारा पारिवारिक वातावरण उसे हिंदी में वातावरण में ही हम आगे पले बढ़े हैं। मेरे पिताजी कभी कभी तो हिंदी में जब किसी को डांटते थे तो इतने शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे कि मैं कहता था आप जिसे डांट रहे हैं ना वो प्रशंसा समझेगा, तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते थे, तो कहते थे वाहियात निकृष्ट कोटि का। और सामने वाला क्या समझेगा वाहियात निकृष्ट कोटि का मतलब क्या होता है? वाहियात निकृष्ट कोटि का मतलब एकदम यूजलेस, किसी भी काम का नहीं, निकृष्ट कोटि का, लो कैटेगरी का। तो एकदम हाई भरकम शब्दों का प्रयोग करते थे वो डांटने के लिए। तो मैं सोचता था वो सोचेगा धन्यवाद, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार की मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है।
और कोई भी भाषा है वो समृद्ध होती है बोलने से, प्रयोग करने से, व्यवहार में लाने से। आज के इस हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर हम सभी उपस्थित रहे हैं और ऐसे अवसर पर मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के ऊर्जावान प्रभारी प्राचार्य महोदय इस अवसर पर कहें। और हिंदी के प्रति उनका प्रेम तो जग जाहिर है, हम सभी परिचित ही हैं, वो स्वयं हिंदी भाषा क्षेत्र से हैं, हिंदी से उनका लगाव जुड़ा रहा है। मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर वो अपने उद्गार व्यक्त करें। सर धन्यवाद दुबे सर। वैसे भी समय काफी हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। बस इतनी ही बात कहनी है, आज हम एक तरीके से भाषा पखवाड़ा मना रहे हैं, हिंदी के रूप में मना रहे हैं, उड़िया के रूप में भी मनाना चाहिए, शायद होता भी हो। हर भाषा का अपना केवल दिन नहीं होना चाहिए। ये पश्चिमी सभ्यता का की संस्कृति है कि हर चीज का एक दिन फिक्स किया जाए, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, पेरेंट्स डे, है ना। उनको जरूरत पड़ती है, इतने डाइवोर्स होते हैं और इतनी शादियां होती हैं कि पता ही नहीं चलता कौन से पापा का कौन सा बच्चा है, कौन सी मम्मी का कौन सा बच्चा है। तो बच्चा याद रखता है ये वाली मम्मी है, ये वाले पापा है। सेम डे में जाके वो मिलता है उनसे कि मम्मी हैप्पी मदर्स डे, मम्मी बोलती कौन से, तो कहें वो वाले पापा जो थे। अच्छा अच्छा, ये उनका कल्चर है, ये उनकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है एक ही मम्मी एक ही पापा, ठीक है। जब से पढ़ाई ज्यादा चलने लगी तब से ब्रोकन फैमिली के कल्चर देखने को मिलने लगे, नहीं पहले ऐसा होता नहीं था। तलाक और डाइवोर्स हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, इसलिए जिस भाषा के जिस कल्चर के शब्द है उन्हीं में वो प्रचलन में है। डाइवोर्स इंग्लिश का वर्ड है, अंग्रेजों में चलन था, हमने आसानी से कॉपी किया, हम तो नकल करने में माहिर हैं। तलाक अरबी भाषा का शब्द था, उनको हमने कॉपी किया, तलाक हो गया है। हिंदी सिविलाइजेशन में तो तलाक होता ही नहीं है, संस्कार है। 16 संस्कारों में 15वां संस्कार है, उसके बाद सीधे अंतिम संस्कार है। 16वें संस्कार को अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। जब संस्कार होता है तो वहां विभाजन की श्रृंखला नहीं होती, तो मदर्स डे और फादर्स डे मनाना नहीं पड़ता। हर दिन मदर्स डे होता है, हर दिन फादर्स डे होता है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे अनाथालय खुले, बहुत सारे वृद्धालय खुले। ये जो पश्चिमी सभ्यता को हमने अंगीकृत किया, इसी का परिणाम है। पुरानी सभ्यता में ऐसा नहीं था। आज भी आपके माता पिता के लिए अपने माता पिता की वैल्यू देखिए। आज औद्योगिकरण बढ़ा और इस औद्योगिकरण ने सब कुछ निगल लिया और सबसे ज्यादा निकला भारत की संस्कृति। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले महान लोग हैं, लेकिन फ्रांस के लोग, स्पेन के लोग अपनी भाषा को बोलने में फख्र महसूस करते हैं। उनके सारे रिसर्च भी उनकी भाषा में है। ऐसी कोई चीज जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के परिवर्तित होती है तो उसके लिए कॉमन लैंग्वेज डेवलप कर ली जाती है। जैसे कि रसायन विज्ञान का उदाहरण दूंगा, केमिस्ट्री का। हर देश ने अपने अपने हिसाब से एल्कोहल और क्या क्या बनाया। अब ये हुआ कि फ्रांस में कुछ और बोलते हैं, जर्मनी में कुछ और बोलते हैं, अंग्रेजी में कुछ और बोलते हैं, तो क्या किया जाए, बोले IUPAC बनाते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ही नाम होगा भाई, मेथेनल, ठीक है। मेथिल अल्कोहल नहीं बोलेंगे, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, लाइक दैट, है ना। एसिड आएगा तो उस हिसाब से 1 2 3 4 करके गिनेगा और जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से एक यूनिवर्सल नाम होगा, जो भारत में भी वही पढ़ा जाएगा और जर्मनी में भी वही पढ़ा जाएगा। ऐसी चीजों की जरूरत पड़ी तो हमने कम्युनिकेट किया। आज नए रिसर्च निकल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि नासा को संस्कृत पढ़ने वाले चाहिए। भारत का दुर्भाग्य देखो, जिसको संस्कृत आती है कंप्यूटर नहीं आता, जिसको कंप्यूटर आता है संस्कृत नहीं आती। तो आने वाले समय में संस्कृत विद कंप्यूटर मैन पावर की बड़े लेवल पे जगह बनेगी। और जो संस्कृत वाले तो भारत में खूब मिलेंगे, लेकिन संस्कृत विद कंप्यूटर वाले जर्मनी में मिलेंगे। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी जो संस्कृत पे काम कर रही है वो जर्मनी में। एंड दे आर द फास्टेस्ट नेशन, दे आर द डेवलप्ड नेशन। उनके पास सब कुछ है, हमारे पास क्या है? संस्कृत पर बोलने वाला बगल बैठ गया तो परेशानी हो जाती है, यार इसको अपने दोस्त से कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम, ये समस्या है। अपनी जो भी चीज है उस पर बस गर्व करना सीखिए, बहुत सारी बातें अपने आप सही हो जाएगी। हम उड़िया है तो इसका दुख नहीं है, गर्व है। हम यूपी से हैं, हिंदी बोलते हैं बढ़िया, तो इसका दुख नहीं है मुझे, क्योंकि सुनाने में सबसे अच्छी भाषा हिंदी है। अगर दिमाग खराब हो जाए तो हिंदी का जितना बढ़िया सामने वाले को प्रेजेंटेशन देंगे तो दूसरी कोई भाषा नहीं दे सकती, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है ना। और सीखने की बात, सीखना बाध्यकारी नहीं हो सकता है, सीखना रुचिकर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। टीचर्स कितना पाठ पढ़ाते हैं, बच्चा नहीं सीखता है, गालियां बिना सिखाए ट्रेन हो जाता है।
इंटरेस्ट आता है, ये भी एक नई कला है, इसको भी सीखेंगे तो समाज में नाम होगा, भाई बड़ा दमदार बंदा है ना। बस मेरा एक ही एजेंडा है, जो भी सीखें रुचिकर तरीके से सीखें, अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसमें रुचि पैदा करें। जैसे कि एक उदाहरण के साथ अंतिम बात, फिर उसके बाद खत्म। घर में शाम को पहुंचे, दाल चावल रोटी खाने को मिली, नॉर्मल डेली लाइफ टेस्ट खत्म हो गया। अगले दिन सुबह आए स्कूल और मूड बनाया गया शाम को दाल चावल रोटी खाएंगे। दिन में जब 5 बार उसको इमेजिन किया कि दाल बनाएंगे, फिर फ्राई करेंगे, फिर आलू भी काट लेंगे, फिर ये कर लेंगे, किया कुछ नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग इन दिस साइड, हर चीज इधर ही हो रही है। शाम को गए, उस दाल चावल रोटी का टेस्ट पिछले वाले दिन से 3 गुना ज्यादा हो, क्योंकि इंटरेस्टिंग बना दिया, सोच सोच के इंटरेस्टिंग बना दिया। जैसे जो लोग चिकन लवर्स है, मटन लवर्स है, अगर पता चल जाए शाम को पार्टी, आप देखिए कितना एक्साइटेड रहते हैं, नेचुरल। तो वो एक्साइटमेंट हर चीज में जब डेवलप होगा तो फिर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी अपने आप हो जाएगी, सेल्फ डिक्लेयर्ड। भारत के 90% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, भारत के 70 से 80% लोग हिंदी बोलते हैं, लिखते और समझते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपने कहा कि हर का अपना संस्कार होता है, निश्चित तौर से भाषा भी हमारे संस्कार को व्यक्त करती है, हमारी संस्कृति को व्यक्त करती है, संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। और हिंदी को वास्तव में यदि हमें आगे बढ़ाना है तो उसे क्रिया रूप में प्रस्तुत करने से पहले हम उसे मानसिक रूप से अपने अंदर हमें उसे समाहित करें, हम अंदर उसके प्रति प्रेम भाव को पैदा करें, तो अपने आप ही हिंदी बढ़ने लगेगी और हिंदी का विकास और उसका प्रचार प्रसार निश्चित तौर से होगा। आज के कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं आभार प्रदर्शन के लिए सुश्री रंजना सिंह महोदय को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्ते। पिछले 1-1.5 घंटे से हम सभी ज्ञानधारक के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। इसका कारण है कि हमारी प्रमुख अतिथि श्रीमती वाई पद्मिनी मैडम और प्राचार्य महोदय श्री भूपेंद्र सिंह सर की प्रभावशाली भाषण और कविताओं ने हमें बहुत प्रभावित किया। आदरणीय मैडम, आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है। आपकी कविता हम सभी को प्रोत्साहित करती है। कोरोना के ऊपर जो कविता आपने बोली वो अपने आप में बहुत अच्छी और अलग कविता रही, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। हमें खुशी है कि अभी आप हमारे विद्यालय परिवार का हिस्सा हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैडम। हमें उम्मीद है कि आगे भी आप हमारे विद्यालय परिवार का हिस्सा बने रहेंगे। हमारे संकुल के प्रमुख प्रभारी प्राचार्य महोदय श्री भूपेंद्र सिंह सर, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी विद्यालय में हिंदी भाषा के कार्य को मिलजुल कर आगे बढ़ा रहे हैं। उनका भाषण, जैसे कि हिंदी एक संस्कृति है, हिंदी एक भाषा नहीं है, सिर्फ हिंदी एक संस्कृति है, तो वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान भी देते रहते हैं। अभी भी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उनकी भाषा बहुत ही हमारे जीवन से सीधे संबंधित होते हैं। जीवन के बिल्कुल डायरेक्ट हम उनको रिलेट कर पाते हैं, उनको सोच पाते हैं। प्राचार्य महोदय ने मुझे यहाँ धन्यवाद प्रस्ताव की जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे विद्यालय के प्रमुख अध्यापक माननीय श्री प्रदीप कुमार महापात्र सर, उन्होंने बताया कि प्रथम आंदोलन की विफलता का कारण संपर्क भाषा का एक ना होना था, मतलब संपर्क भाषा का भी एक ना होना था, और हिंदी भाषा के प्रति उनका जो देश भर में प्रेम है वो उन्होंने अपनी भाषण में हमें बताया। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस समारोह के आयोजक व हिंदी विभाग के प्रमुख श्री रविंद्र कुमार दुबे सर, श्रीमती प्रगति सुबुद्धि मैडम, जो हमारे विद्यालय के हिंदी विभाग के प्रभारी हैं, उन्होंने हर सादरीकरण का क्रम लगाकर उचित नियोजन किया, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ।
यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों का धन्यवाद। तकनीक के माध्यम से जुड़े सभी छात्रों के अभिभावकों का धन्यवाद। हमारे म्यूजिक सर ने समारोह की शुरुआत इतनी अच्छी कविता को गाकर की, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय परिवार की ओर से संगठन के उच्च अधिकारियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार में भरपूर योगदान देंगे व हिंदी भाषा के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और इसी के साथ आज के हिंदी दिवस हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।